गठबंधन बोल चुका है, कल उन्होंने क्लियर कर दिया हम सरकार नहीं बना रहा। लेकिन जहाँ राजनीति की बात होती है वहाँ संघ को कभी घसीटा नहीं जाता है। मोदी का जो जादू है वो फीका पड़ा थोड़ा। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कुल 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 293 सीटें मिली हैं। वहीं आईएनडी गठबंधन जो है इंडिया अलायंस है उसको 234 सीटें मिली है। भाजपा को कुल, अगर हम भाजपा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी को इंडिपेंडेंट 240 सीटें मिली है। वहीं दूसरी अगर पार्टी की बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को इस बार 99 सीटें मिलेंगी, यानी कि उसको लगभग 52 सीटों का फायदा हुआ। वहीं बीजेपी को लगभग 50 से 60 सीटों का नुकसान हुआ। क्लियर में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि क्लियर मैंडेट किसी भी दल को नहीं मिला है। अलायंस को, जो एनडीए अलायंस है, उसको मैंडेट मिला है, लेकिन बीजेपी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला, ना ही कांग्रेस को क्लियर मैंडेट मिला। अब सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि इस बार 400 पार, और अपने लाइन जो है वो 300 पार की बात कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब सबसे खास बात जो सामने आई है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये पूरा लोकसभा एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा है, उन प्रधानमंत्री को भी उनके जो वाराणसी सीट है मात्र 1,50,000 के लगभग मतों से जीत प्राप्त हुई है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है, यानी कि 8,50,000 मतों से उन्होंने बम्पर जीत दर्ज की। अब इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक पंकज पाठक जी। बहुत स्वागत है पंकज पाठक जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आपने भी देखा होगा पूरे प्रचार के दौरान बीजेपी लगातार एक बात कह रही थी कि इस बार 400 पार। क्या हुआ? जी हाँ, ये बात सही है कि ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है जुबैर भाई, भारतीय जनता पार्टी में और खासकर भारतीय जनता पार्टी में तो चेहरा एक ही था, एक ही इशू था, और वो था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। और सामने जो इंडी नाम का गठबंधन है जिसमें 37 पार्टियां हैं देश की, एलआई है जिसमें, वो सारे लोग एक तरफ थे, और उनके सामने 17 एलआई का जो गठबंधन था एनडीए, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति था और उसका नाम था नरेंद्र मोदी। पूरा कैंपेन नरेंद्र मोदी पे फोकस्ड था। तो जो नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही जो कहा था कि अब की बार 400 पार, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने पिछले बार जो है ये जो अपने अखबारों में हम जो छापते रहे खबर भारतीय जनता पार्टी की, या अपने चैनल्स पे चलाते रहे कि अब की बार 200 पार, तो इस बार राष्ट्रीय स्तर पर अब की बार 400 पार था। लेकिन मुझको जहां तक ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री भी इस चीज को समझते होंगे कि ऐसी कौन सी बात हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार की संभावना जो है उनको दिखाई दे रही थी। मुझको ऐसा लगता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है इंडी गठबंधन के चारों तरफ उनको एक तनावग्रस्त करने की एक प्रयास था ये। और मुझको ऐसा लगता है कि वो उस प्रयास में कुछ हद तक तो सफल रहे। अब आप पूछ सकते हैं कि वो प्रयास में सफल कैसे रहे, वो तो असफल हो गए क्योंकि वो उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो ये बात सही है, टारगेट पूरा नहीं हुआ, लेकिन अच्छा, टारगेट पूरा क्यों होगा? एनडीए ने पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो पिछले चुनाव में स्पष्ट बहुमत था, उसके पहले स्पष्ट 2014 में भी स्पष्ट बहुमत था, दोनों में स्पष्ट बहुमत थे। उसके पहले जो एनडीए 1 था अटल जी के समय, दोनों समय, तीनों समय, और मतलब एक समय तो बीजेपी की सरकार 96 बनी थी अटल जी की 13 दिन की। उसके बाद फिर 98 में एनडीए तैयार किया गया, एनडीए बना कि अब हम गठबंधन बना के जो है चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो प्रयोग विफल रहा 96 का। और जब 98 में एनडीए बना तो आपने देखा होगा कि एक वोट से सरकार चली गई। तब ये तय किया गया कि एक एक वोट की कीमत को निर्धारित किया जाए कि एक एक वोट किसी पार्टी में इलेक्शन में, और खासकर जो है लोकतंत्र में एक एक दल का कितना महत्व, एक एक पार्टी का, और एक एक छोटी छोटी पार्टी और वन मैन आर्मी का
एक सांसद का कितना महत्व है, ये चीजें सामने आई। बिल्कुल, आप पानी पीजिए। पाठक साहब, जो सबसे मेरी बात अपनी एक बात पूरी कर लूं, जो जहाँ पे वो कॉमा लगा हुआ है, पूर्ण विराम हो जाए इस पे। तो वो जो चीज एक थी, उसके बाद जब वो एनडीए बना 91 में, तब वो एनडीए की ही सरकार थी। 98 में, 98 फिर 99, तो 99 से 2004 तक अटल जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया और चुनाव में उसके बाद एनडीए हार गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो एनडीए था और उसके बाद फिर बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन रहा एनडीए। एनडीए 2 में भी फिर दूसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन रहा एनडीए ही। लेकिन इस बार जो स्थिति बनी है वो ऐसी नहीं बन पाई। सवाल मेरा आपसे वही है कि एनडीए ने बड़े बड़े दावे किए थे जीत के इस बार, और जिस तरह के मैसेज आ रहे थे, लग रहा था कि एनडीए इस बार भी क्लियर मैंडेट के साथ, और बीजेपी खासतौर से 300 के ऊपर सीटें प्राप्त कर लेगी। 300 पिछले पिछले 17वीं लोकसभा में इनके पास 300 लगभग 52 सीटें थी अकेले बीजेपी के पास। क्या लगता है जो खासतौर से ये जो हार हुई है, इसमें आप यूं भी कह सकते हैं ना कोई जीता ना कोई हारा। जिस तरह से इंडिया अलायंस को या विपक्ष मजबूत हुआ है, वहीं हंक लोकसभा मैंडेट मिला है बीजेपी की, या खासतौर से इसको बीजेपी की हार के रूप में ही देखा जा रहा है क्लियर। क्या क्या कारण है कि बीजेपी इतने दावे इतने क्लेम कर रही थी और ये आज हार, मतलब कुल मिलाकर उसको हार ही कहेंगे, किस तरह देखते हैं? देखिए, उसको हार तो नहीं कहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी या मोदी ने जो दावे किए थे वो दावे पूरे नहीं हुए। ये जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि एक बहुत ही कहना चाहिए कि जो छात्र है, जो बहुत ही प्रवीण है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, वो अगर थोड़े से कम नंबर लाता है, 100 में से अगर वो 5 नंबर कम ले आता है, तो उस पर उसके ऊपर सवाल उठते हैं और एक व्यक्ति फेल हो जाता है, और वो फेल हुआ व्यक्ति जो है खुश होने लगता है। वो इतना खुश होता है जैसे कि वो जीत गया हो। जबकि आपका कहने का मतलब है कि इंडिया जो गठबंधन है वो एक फेलियर था जो ग्रेस से पास हुआ है, और बीजेपी नहीं, वो तो फेल ही है, वो तो फेल ही है। देखिए देखिए, इंडी गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन जिसमें 37 पार्टियां हैं देश की, वो सभी दिग्गज नेता है, एक से एक दिग्गज नेता है इसमें। आप भी मुझे बताइए, उनकी उनकी जो टोटल सीटी है वो है 234। ये पूरे इंडी गठबंधन की सीटें हैं लोकसभा की, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 240। तो भारतीय जनता पार्टी उस पूरे गठबंधन से ही अधिक सीटें व्यक्तिगत रूप में लाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट नहीं मिला। लेकिन मैंडेट भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है, जिसके नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो अलायंस बना, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, तो एनडीए को जो है स्पष्ट जो है जनादेश दिया। ये बात सही है कि वो जनादेश की अपेक्षा कर रहे थे कि 400 से अधिक का आएगा, लेकिन उनको 400 का से अधिक का जनादेश लोगों ने नहीं दिया। लेकिन सवाल वही है कि जैसा अगर हम पिछले 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, 2014 में भी बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिला था, अकेली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी है बीजेपी, लेकिन 2014 में भी बीजेपी को अकेले दम पर मैंडेट मिला था। 19 में भी बीजेपी को अकेले दम पर मैंडेट मिला था। तो अब जो मैंडेट मिला है अलायंस को मिला है, गठबंधन को मिला है, एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को नहीं मिला, बीजेपी को नहीं मिला। बिल्कुल ठीक। तो अब जो अगर बीजेपी के जो दो घटक दल हैं, अगर हम बात करें जेडीयू की, नीतीश कुमार की, या उसकी नायडू की, तो अगर ये दोनों विड्रॉ करते हैं, सपोज विड्रॉ करते हैं, इसके चांसेस नहीं है, क्योंकि हंक नहीं। देखिए जुगल भाई, आपका सवाल हो गया वो कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है ऐसी, खासकर नीतीश कुमार जी की तो रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तो खैर अपने ससुर के साथ ही किया था, उनका तो एनटी रामाराव के साथ तो दुनिया जग जाहिर है। यही बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार चंद्रबाबू नायडू जी के लिए कही है कि जो अपना ससुर के पीठ में छुरी घोंप सकता है, यह रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने एक दूसरे के लिए क्या कहा है, ये तो सारा का सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब पब्लिक डोमेन में सारा रखा हुआ एग्जैक्टली, और वो सारे सामने आते भी जा रहे हैं। अब आप देखिए ना, पिछले बार जब
नीतीश कुमार जी पार्टी में आए थे, एनडीए में शामिल हुए थे, और उन्होंने राजग का साथ जो छोड़ा विधानसभा, तो उन्होंने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन पाठक साहब मेरा आपसे और जब उनसे सवाल किया गया तो वो उसका जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गए। नहीं पाठक साहब, मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल यही है कि बीजेपी जो है अब तक नरेंद्र मोदी के फेस पर चुनाव लड़ती थी, नरेंद्र मोदी जी का मैजिक। इस बार भी नरेंद्र मोदी, अगर विधानसभा की बात करें, मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी की गारंटी पर चुनाव हुआ, बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ही फेस थे बीजेपी का, कि नरेंद्र मोदी एक का मैजिक है। क्या नरेंद्र मोदी का खुद जो अपनी लोकसभा सीट से इतने कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं, जब काउंटिंग चल रही थी 2-3 बार वो पीछे भी हुए थे, तो क्या नरेंद्र मोदी का मैजिक खत्म होता जा रहा है? अब नरेंद्र मोदी से लोगों का, आम वोटर्स का, जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है? नहीं, इस बार इस चुनाव में एक चीज ऐसी देखने को मिली, जैसा कि एक परसेप्शन है हमारा लोकसभा में, कि लोकसभा के जो चुनाव, जो आम चुनाव होते हैं देश में, हमारे संसदीय लोकतंत्र में, तो वो जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है। लेकिन इस बार आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के नतीजे कैसे आए। आधी सीटें, लगभग आधी सीटें समाजवादी पार्टी को ही, और लगभग आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी को ही, कुछ एक सीटें जो है अन्य पार्टी को मिल गई। लेकिन इधर आप मध्य प्रदेश को देखें तो एक तरफा 29 की 29 सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई। उधर आप राजस्थान में देखें तो लगभग आधी सीटें जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ गई। इधर आप गुजरात में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें तो आप देखिए एक एक सीट कांग्रेस वहां लेने में सफल हो गई। उसी प्रकार से हिमाचल में जाएं, जहां पे कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां पे सारी सारी चारों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की। उत्तराखंड में आप देखिए चीफ मिनिस्टर हार गया चुनाव, लेकिन पार्टी जीत गई, वहां की पांचों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को। तो इस बार कहने का मतलब ये है कि इस बार स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा हावी रहे लोकसभा में, राष्ट्रीय मुद्दे कम रहे। आप ये मानते हैं कि इस बार मोदी का मैजिक नहीं चला, मोदी का जादू नहीं चल पाया? देखिए, मोदी का जादू अगर नहीं चला होता जुबेर भाई, तो इंडी सरकार बना रहे। तो आप ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि मोदी का अगर मैजिक नहीं चला तो इंडी सरकार क्यों नहीं बना पाई? जो बीजेपी ने चुनाव लड़ा राम मंदिर के मुद्दे पर, बीजेपी ने चुनाव लड़ा मोदी के चेहरे पर, मोदी की गारंटी पर। अगर हम अयोध्या की बात करें, नहीं, आपने कहा मोदी का मैजिक नहीं चला, अगर हम अयोध्या की मोदी का मैजिक अगर नहीं चलता है, कैसे चला? आप वही तो पूछ रहे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इसका जवाब आप सीधा आप मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, कैसे चला? सीधा राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, राम मंदिर अयोध्या में बना, अयोध्या से बीजेपी सीट नहीं, मैं दूसरी राम मंदिर पे आएंगे अपन, अलग से बात करेंगे। दूसरी बात, अब आप कह रहे हैं मोदी का मैजिक चला। 302 के लगभग सीटें थी पिछली बार बीजेपी की, 240 सीटों पर सिमट गई बीजेपी। अगर हम बीजेपी की बात करें तो फिर मोदी जी 303 सीटें थी पिछले बार। मोदी मैजिक कैसे चला? अगर मोदी मैजिक के अगर आप बोलते हैं चलते तो 350 सीटें आने चाहिए, जिस तरह की बीजेपी दावा कर रहे थे। मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, प्रतिप्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रश्न का सीधा उत्तर दे रहा हूँ। वो ये कि मोदी का मैजिक उस तरह से नहीं चला कि आपकी बात 400 पार, जो एक अपेक्षा मोदी के सामने, यानी पार्टी की भी हो गई थी। आप डबल बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, अगर मोदी का मैजिक चलता तो अब की बात 400 पार हो जाती, मतलब मानते नहीं चला मैजिक। नहीं तो सुनिए, अगला सेंटेंस तो सुनिए मेरा। लेकिन मोदी का मैजिक इतना चला कि मोदी का जो गठबंधन है वो सरकार बनाने में कंफर्टेबल, मतलब जितने उनके एलाई हैं वो उनके इतने कंफर्टेबल एलाई हैं उनके, कि कितने मलाई है उनके कंफर्टेबल, 293। वो सरकार कितने में बन रही है? 272 है। मैजिक फिगर है वो है जादुई फिगर अंक है वो 272 का है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अब आप ये मुझे बताइए कि जब एनडीए सरकार बना रही है, और तो ये जो मैजिक है मोदी का, जो नहीं चला है, जो उस तरह से नहीं चला जिस तरह से चलना था, तो कम से कम वो इतना तो डाउन हो जाता मैजिक उसका, इतना तो खत्म हो जाता कि एनडीए सरकार बना लेती। तो एनडीए सरकार नहीं बना पाई, तो मोदी का जो जादू है वो फीका पड़ा थोड़ा। लेकिन मोदी जो है वो मोदी ही है कि इस सब के बावजूद अपनी पार्टी
को सबसे ज्यादा सीटें दिला पाए देश के अंदर इस चुनाव में, चलिए एक अगले सवाल, और दूसरा जो है एनडीए को सरकार बनाने में सफल हो। चलिए इसी पे आगे बात करते हैं। आप बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को क्लियर मैंडेट मिला है। चंद्रबाबू नायडू 16 सीटें, नीतीश कुमार 12 सीटें, टोटल हुई 28 सीटें। आपने 293 का आंकड़ा बताया। अगर ये 28 सीटें विड्रॉ करें, जो जो इनके फितरत है चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की, जो काल्पनिक सवाल है भाई, काल्पनिक सवाल, काल्पनिक सवाल नहीं वो है, लिख के इस पे मंथन हो रहा है, लिख के देते, मंथन भी अभी भी हो रहा है। आप समझिए इस बात को, दोनों की फितरत से आप भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आज वो सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहा है। मेरा सवाल सुन लीजिए, बिल्कुल दावा पेश करने जा रहा है। कल शपथ हो रही है, कल शपथ भी हो रही है, सरकार भी अच्छे से चलेगी। प्रधान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ भी लेने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है कि जिस तरह की इनकी ये दोनों अगर सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं, चंद्रबाबू नायडू की, दोनों सपोर्ट विड्रॉ कर, चंद्रबाबू नायडू की फितरत है, जिस तरह से नीतीश कुमार की फितरत है, इन दोनों को पलटू कहा जाता है। अरे ये सीधा सीधा कहिए ना कि अगर सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? सपोर्ट विड्रॉ करेंगे ना, फिर क्या होगा? तो सरकार गिर जाएगी। वही तो इनके भी आप देखिए, अगर दोनों, देखिए ये बात तो सही है कि 28 सीटें अगर इनकी कम होती हैं तो बैसाखी पे चल रहेगी सरकार। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, नहीं वो एनडीए के लाई है ना वो तो। अच्छा, कितना भरोसा किया जाता है दोनों पे? इन्होंने जो चुनाव लड़ा है ना, वो चुनाव इन्होंने प्री पोल लाई है, मतलब चुनाव के पहले का इनका गठबंधन है। मतलब चुनाव में जब ये गए तो ये मतलब एक साथ चुनाव में, मतलब इन्होंने गठबंधन बना के चुनाव लड़ा है, और जाहिर है कि जब ये चुनाव जीतते हैं तो सरकार में शामिल होंगे। बिल्कुल। और अगर ये सरकार से विड्रॉ होते हैं, देखिए अब अगर ये विड्रॉ होते हैं तो कोई ना कोई कारण होगा। अच्छा, इंडी गठबंधन बोल चुका है, कल उन्होंने क्लियर कर दिया, सरकार नहीं बना, हम सरकार नहीं बना रहे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम इंतजार करेंगे। तो इंतजार का मतलब क्या? राजनीति में कभी कोई चीज स्थायी नहीं होती, कोई परमानेंट नहीं होती, कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकते ना। तो इनका इसलिए हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए एक अगले सवाल पर आते हैं कि बीजेपी को जिस तरह का इस बार नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जो उन्होंने कहा था कि आरएसएस की हमें बीजेपी की जरूरत नहीं, ये बात आरएसएस को कि अब बीजेपी की, ये बयान अच्छा नहीं था। तो कहीं ना कहीं क्या इस जेपी नड्डा के इस बयान से को आप जोड़ के देखते हैं? नहीं, बिल्कुल जोड़ के देखता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और देश में कई स्थानों पर आरएसएस ने कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में मदद की है, क्योंकि दोनों संस्थाएं समान विचारधारा की है। मध्य प्रदेश में भी आरएसएस के कैडर ने अच्छा काम किया यहाँ पे, और उसका रिजल्ट भी जाहिर है कि बहुत अच्छा मिला भारतीय जनता पार्टी को। और जहां जहां ये भारतीय, खासकर जैसे यूपी में देखें, कई जगह ऐसा, देखिए उनको थोड़ा सा बयान, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी अलग है और आरएसएस अलग है। आरएसएस एक सांस्कृतिक संस्था है, एक वैचारिक संस्था है, ये वो उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बात कही है पार्टी के मंच पर आरएसएस के बारे में, प्रायः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता इस प्रकार से कभी भी सार्वजनिक मंच पे नहीं बोलते हैं। यानी सार्वजनिक मंच पे जहां राजनीति की बात होती है वहां संघ को कभी घसीटा नहीं जाता। लेकिन जेपी नड्डा ने ये कैसे बोल दिया, ये बहुत कहना चाहिए बहुत गंभीर विषय है, और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। इसका कई जगह जो है संघ के लोगों ने काम नहीं किया। यही कारण है कि उन्होंने कहा ठीक है, जब ऐसी स्थिति है, हमारी जरूरत नहीं है, तो हमें काम नहीं करना फिर, और स्वाभाविक है, तो वहां पर नुकसान। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमजोर प्रदर्शन इस बार रहा है देश में लोकसभा चुनाव में, जबकि वो बड़ी आसानी से अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकते थे, उसका सबसे बड़ा, उसके दो कारण है, दो तीन कारण है, ऐसे तो कारण बहुत से हैं। एक तो प्रधानमंत्री की जो छवि है उनकी, उसमें उनकी छवि जो है उसमें लोगों की उनसे बहुत अपेक्षा है। उन्होंने धारा 370 हटाई, उन्होंने भारतीय विदेश नीति को इस प्रकार से स्थापित किया कि आज दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष से उनके व्यक्तिगत संबंध है। वो एक अकेला व्यक्ति ऐसा है जो बगैर किसी वीजा, बगैर किसी सूचना के जो है लाहौर में उतर के वहां के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
तो ये जो साहस हो तो साहस से काम वो कर सकते थे। तो जो उनकी देश में छवि बनी थी, विदेश में छवि बनी थी, उसके हिसाब से इस बार कैंपेन में जो उनके जो स्टेटमेंट आए जिस प्रकार से, वो खासकर हमारे हमारे समाज में जो पढ़ा लिखा समाज भी है या पढ़ा लिखा नहीं भी है, जो निरक्षर भी है लेकिन समझदार है, उसने इसको पसंद नहीं किया। जैसे उन्होंने मुजरे वाला जो एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने मंगलसूत्र वाला जो स्टेटमेंट दिया, अवतार मेरी वाला, बहुत सी महिलाओं से मेरी बात हुई, उन्होंने अवतार वाला, हाँ, उन्होंने उस चीज को पसंद नहीं किया। जी हाँ, वो भी आप जो कह रहे हैं, उन्होंने इस चीज को पसंद नहीं किया कि प्रधानमंत्री को हम जिस रूप में देखते हैं उस रूप में हम उनके अपोनेंट से किसी से उनकी तुलना नहीं करते हैं कि उनके उनसे किसी की तुलना हो सकती है। एक फैक्टर तो ये। दूसरा फैक्टर ये है कि राम जन्मभूमि के बारे में भारत की जो चारों पीठों के शंकराचार्य हैं, उन्होंने जो बात कही थी, समान रूप से सबने बात ये कही कि किसी भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तभी होती है कि जब मंदिर का संपूर्ण निर्माण हो जाता है। तो ये एक हमारे धर्माचार्यों के साथ राम जन्मभूमि न्यास का जो अ, जो एक वैचारिक समानता नहीं बैठ पाई, ये भी एक प्रमुख कारण रहा। और उसमें ये हुआ कि ये मैसेज गया कि जल्दबाजी में जो है वो प्राण प्रतिष्ठा की। पाठक साहब, आखिरी सवाल आपसे यही है कि जिस अब जो एक तरह से किसी को ये कह सकते हैं कि बीजेपी को तो क्लियर मैंडेट नहीं मिला है। जिस तरह से भारत पिछले 2 बार में अगर हम बात करें 2015 2016 के लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी क्लियर मैंडेट के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको किसी दूसरे अलायंस की जरूरत नहीं थी। अब चूंकि बीजेपी अगर को भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला, अब उसको भी मतलब जरूरत है अलायंस के और गठबंधन दलों की। तो अब बीजेपी का जो पिछला काम करने का तरीका था और अब जो काम करने का तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसमें क्या परिवर्तन आ सकता है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अब क्या है कि गठबंधन के काफी मजबूत नेता मंत्रिमंडल में रहेंगे, दूसरे अलाई पार्टियां जो हैं वो गठबंधन में रहेंगी। उनके साथ मैं सोचता हूं कि इतने शीर्ष नेता हैं सभी लोग कि उनके साथ सामंजस्य में नरेंद्र मोदी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो इस मामले में बहुत व्यावहारिक हैं, सुलझे हुए हैं। और जब वो इस चीज को समझ रहे हैं कि अब गठबंधन की राजनीति का समय आ चुका है, तो उसको स्वीकार भी करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, जॉर्ज फर्नांडिस हैं, शरद यादव हैं, और ये नीतीश बाबू हैं, ये सभी लोग, चंद्र बाबू हैं, ये सारे लोग जो हैं एनडीए के पुराने साथी रहे हैं। और ये सब जो है, इन्होंने गठबंधन की राजनीति में एनडीए का नेतृत्व किया है। तो ये इनकी वो भावना है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसे डिस्प्यूट अब सामने आएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता एनडीए के कारण, आप बोले आपके कारण मुझे इतना बड़ा जनादेश जो है आंध्र प्रदेश में मिला है। और दूसरे अगले 6 महीने के बाद हमारे यहाँ बिहार में चुनाव होने वाले विधानसभा के, तो स्थिति राजग की वहां पे है, उसको देखते हुए अगर हम इस रूप में भी देखें, तो नीतीश बाबू कभी भी इस तरह का जो है आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे कि वो इतना गलत निर्णय लें कि वो लालू प्रसाद यादव से राजग के साथ हाथ मिलाएं। तो मतलब इसमें उनका जो नुकसान होगा, वो इतना बड़ा नुकसान उठाने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। और अपनी व्यक्तिगत छवि उन्होंने खुद ही कहा है कि मतलब देखिए, वो परिवारवाद की राजनीति वो भी नहीं करते, उनके भी आगे पीछे उन्होंने कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं की। तो कई ऐसी चीजें हैं कि उनका नरेंद्र मोदी के साथ जो वापस से एक एक केमिस्ट्री बनी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये केमिस्ट्री टूटेगी। और हाँ, ये जरूर है कि अब जो अगले चुनाव होंगे उसमें जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सी चीजें हैं जिसको उनको चीजों को सुधारना होगा। क्योंकि जैसे अयोध्या में बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, बहुत से मकान टूटे गए हैं, वहाँ कई क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया है, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। ये लोगों को मालूम नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है बिल्कुल देश को इस बारे में। और जिन लोगों को उस क्षेत्र को बनाने और उन लोगों को बड़ी संख्या में लोगों को पुनर्वास करने का जिनको काम दिया गया था, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो ये सारे कारण हैं कि इन सब का फायदा जो है समाजवादी पार्टी ने उठाया है। और जो खासकर जो योगी आदित्यनाथ जी
की बातों को जहां वहां पर माना जाना चाहिए था, जो इतने समय से वहां पर राजनीति कर रहे थे, सरकार 10 साल से चला रहे थे, तो वो भी टिकट वितरण में भी जो जैसा चाहते थे, उन्होंने कहा भी था कि अगर इस तरह से होगा तो ये इसके नतीजे ठीक नहीं रहेंगे, और वो उनकी बात सही निकली। तो अब क्या है कि इन सब चीज़ों को मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं वहाँ पर कि जो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का जमा जमाया आधार था, वो कास्ट की राजनीति करने में उसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बहुत ही चतुराई से, बहुत ही कुशलता से सफल रहे, और राजनीति जो है पूरी पूरी कुशलता और सफलता और रणनीति का गेम है, और वो उसमें पहले हाथ बाजी मार ले तो वो जो है सफल हो जाता है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे थे जो लोकसभा चुनाव है, 18वीं लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसको लेकर के किस तरह जो उसका विश्लेषण किया हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक पंकज पाठक जी ने। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। पाठक साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत है। नमस्कार, जय हिंद।